चाहे उनका सामाजिक योगदान हो, चाहे उनका आर्थिक योगदान हो, चाहे राजनीतिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे उनके शैक्षिक विचार हो, चाहे विकास के संबंध में। पूरी दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति इतना प्रभावशाली नहीं हो सकता जितना बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में पूरी दुनिया को योगदान दिया। बाबा साहब का एक कैलेंडर बचपन में हमारे घर में टंगा हुआ था, पिताजी लेकर के आए थे मुरादाबाद में। मेरे पिता भी पुलिस अधिकारी थे, रिटायर्ड आईजी। और मैंने उनसे पूछा, ये लगभग 4 साल का था, पिताजी ये किन का फोटो है और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? उन्होंने बताया, ये लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BA, MA, MSc, PhD, DLIT, बार एटला, बहुत सारी डिग्रियां लिखी हुई हैं। बड़ा सुंदर सा फोटो था, मैं बहुत प्रभावित हुआ देख करके। मैंने कहा, पिताजी इसमें सबसे बड़ी कौन सी डिग्री है पढ़ाई की? उन्होंने कहा, इसमें DLIT की डिग्री सबसे बड़ी है। 4 साल का था मैं, मेरे मुंह से निकल गया, पता नहीं क्या सोच के निकला होगा, अब तो ध्यान नहीं। मैंने कहा पिताजी से कि पिताजी मैं भी DLIT करूंगा। और एक दिन ऐसा हुआ कि 2001 में मैं DLIT करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बना दुनिया में। फिर उसी दिन दूसरा सवाल पूछा था, इन्होंने ये पढ़ाई कहां कहां की? उन्होंने बताया कि भारत में भी की, अमेरिका, इंग्लैंड में भी पढ़े और बड़ी से बड़ी डिग्रियां हासिल की। फिर मैंने कहा, मैं भी विदेश में जाके पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा इंग्लैंड में। और एक दिन ऐसा आया 2008 में कि मुझे भी इंग्लैंड में पढ़ने का मौका मिला। फिर देखिए प्रेरणा किस तरह काम करती है। 2016 में एक दिन ऐसा आया जब इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब के वहां आने के 100 साल मनाए जा रहे थे। वहां पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अर्थशास्त्री, नोबेल लॉरिएट, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को बुलाया गया था। मुझे भी वहां बुलाया गया था उस कार्यक्रम में। मैंने भी वहां भाषण दिया, उसी जगह लेक्चर दिया अपना। वो मौका भी मुझे उसी प्रेरणा की वजह से मिला। पिताजी की वर्दी की तस्वीरें लगी रहती थी, पिताजी को वर्दी पहने देखा था। अच्छे अच्छे फोटो देखते थे, कभी घुड़सवारी के, कभी बंदूक चलाते हुए, कभी बदमाशों का पीछा करते हुए। मन में आया कि हाँ, हम भी एक दिन पुलिस अधिकारी बनेंगे। और एक दिन ऐसा आया कि हम पुलिस अधिकारी बने। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हम जब अपने प्रेरणा स्रोत को चुन लेते हैं, उसकी तस्वीर बार बार देखते हैं, तो उसके बारे में 4 सवाल उठते हैं। हम अपने परिवार में चर्चा करते हैं, बाहर समाज में चर्चा करते हैं, उनके विचारों में क्या अच्छाई थी, और वो धीमे धीमे प्रेरणा स्रोत का कार्य करते हैं। हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, और व्यक्तित्व का विकास एक दिन परिवार का विकास और समाज का विकास का आधार बनता है। बाबा साहब का जीवन हमारे विद्यार्थियों को क्यों आदर्श मानना चाहिए? उन्होंने एक किताब लिखी है, वेटिंग फॉर ए वीजा। उसमें 5 घटनाओं का जिक्र किया है, जिसमें उनके साथ किस किस तरह से चलने में,
दर्शनीय स्थल देखने में, दफ्तर जाने में। घटनाएं लंबी लंबी हैं, लेकिन उन्हें बहुत पढ़ने लिखने के बाद भी जो भेदभाव का सामना करना पड़ा, उन्होंने एक दिन कसम खाई कि मैं इस भेदभाव को खत्म करने के लिए अपना जीवन बिताऊंगा। अच्छी बुरी घटनाएं विवेक वाले व्यक्ति को, जिसका विवेक जाग उठा, जो सोचता है कि मैं अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाऊंगा, इस जीवन को सार्थक करूंगा, इसलिए नहीं कि कोई मरने के बाद स्वर्ग या नरक प्राप्त करना है, इसलिए कि मैं कुछ ऐसा करूं अपने जीवन में जिस जीवन का लाभ मेरे समाज को हो, मेरे देश को हो। इस भावना ने उनको एक संकल्प दिलाया, और उस संकल्प का असर था कि उनकी शिक्षा, जितनी भी डिग्रियां थीं, उन सब डिग्रियों का असर उनके व्यक्तित्व को विकसित करता गया, और एक दिन उन्हें भारत का संविधान लिखने का मौका मिला, जिसके अनुच्छेद 17 ने इस देश में छुआछूत को खत्म कर दिया। भविष्य में अत्याचार कम करने का जो तरीका है, वो पढ़े लिखे लोगों को कुछ बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। उन्हें समाज के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या करें। पढ़ा लिखा आदमी पढ़ने लिखने के बाद सर्टिफिकेट लगा करके एक नौकरी पा करके चला गया, और अगर वो सिर्फ अपने मनोरंजन तक, अपने परिवार तक रुक गया, तो निश्चित रूप से उसके परिवार को आगे चल के दिक्कतें होंगी। और अगर अपने जीवन को उसने अर्थपूर्ण बना दिया और बाबा साहब के मिशन में समर्पित कर दिया, समाज से जुड़ के चला, तो हो सकता है कि वो कुछ ना कुछ हद तक उस भेदभाव को कम कर पाएगा। मंडल कमीशन रिपोर्ट में एक लाइन लिखी हुई है, उस लाइन का अर्थ है शक्ति के गलियारे में हिस्सेदारी का एहसास। जब आप लेखपाल, सिपाही, सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, डीएम, एसपी, मंत्री, जज कुछ भी बनते हैं, तो आप शक्ति के गलियारे में बैठते हैं। आपको कमोबेश कुछ ना कुछ पावर होती है। डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनते हैं, आप लोगों के जीवन को बेहतर कर सकते हैं, अब वो आपकी शक्ति है। इस शक्ति से उन लोगों के अंदर यह एहसास होना चाहिए जिन्होंने आप पर आंखें लगा रखी हैं। आप पर आंखें किसने लगा रखी है? आपके परिवार ने, आपके गांव के लोगों ने। जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा, उन्होंने मिठाई बांटी होगी, उन्होंने आपको बधाई दी होगी, खुश हुए होंगे, एक आध दो शायद ईर्ष्या में भी आए होंगे। लेकिन अब आप शक्ति के गलियारे में बैठ गए, आपको उन सबको जो खुश हुए थे या दुखी हुए थे, उन सबको सशक्त करना है आपका काम। तब जाकर के ये जो आरक्षण का दर्शन है, आरक्षण की जो स्पिरिट है, उसका जो लाभ है, उसका जो असर है, जिसको सोच के बाबा साहब चले थे, ज्योतिबा फुले चले, इसको आगे चल करके जो आपका अभियान है वो और तेज होगा। और अगर आपने ये मान के चल दिया कि नहीं, ये लोग तो मूर्ख हैं, इन्हें क्या समझाएं, हमारे गांव के लोग, हमारे रिश्तेदार हमारी बात नहीं मानते, ये पलायनवाद है। आप अपने लोगों को गैर जिम्मेदार कहकर, मूर्ख कहकर, नासमझ कहकर, अनपढ़ कहकर अगर उनका बहिष्कार करते हैं, तो ये गलती किसकी है? किसकी जिम्मेदारी थी? आपका विरोधी, आपका विपक्षी, जो लगातार इस देश की सबसे बड़ी संस्था, सामाजिक संस्था जाति को लेकर के
रोज अत्याचार करने में लगा रहता है, आपका नुकसान करने में लगा रहता है, आपका अपमान करने में लगा रहता है, वो नहीं खत्म करेगा। सशक्त करने के लिए जो पढ़ लिख गया, इनकम टैक्स पेयर है, नौकरी में आ गया, सड़क पर चलता है। एक हमारे दोस्त थे, अमेरिका चले गए, उन्होंने कहा मैंने तो आरक्षण से कुछ नहीं प्राप्त किया, मुझसे क्या मतलब समाज से। मैंने उनको बताया आरक्षण लेकर के आप स्कूल गए होगे, आपको याद है सड़क पर आप नहीं चल पाते थे, आपको याद है नौकरियां नहीं निकलती थी, आपका पासपोर्ट वीजा नहीं बन सकता था, आपको जो अंग्रेजी आती होगी वो आप सीख नहीं सकते थे। ये चीजें तो बहुत बढ़िया बाबा साहब की वजह से हो गई। बाबा साहब ने तो अपने भाषण में अंग्रेजों तक से कहा था, क्योंकि उनके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना बहुत ज्यादा थी और वो चाहते थे कि देश आजाद हो, स्वराज हो। उन्होंने साफ साफ अंग्रेजों को ललकारा था और कहा था कि तुम्हारे आने से हमें क्या लाभ हुआ, तुम्हारे आने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ हमारे जीवन में। हम पहले भी पानी नहीं पी सकते थे कुएं से, अब भी नहीं पी सकते। पहले भी पुलिस में भर्ती नहीं हो सकते थे, अब भी नहीं हो सकते। मिलिट्री में भर्ती नहीं हो सकते थे, अब भी वो खुला नहीं है हमारे लिए। पूजा गृह में प्रवेश नहीं कर सकते थे, अब भी नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। नगरीकरण किया, औद्योगिकरण किया, उसका लाभ आपको मिला। तो हमको किसी भी कीमत पर आजादी चाहिए। इतनी महानता, इतना बड़ा दिल बाबा साहब ने दिखाया था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हर स्तर पर समाधान दिए। उस समाधान को हमने कहां तक अपनाया, कितना समझा, कितना अपने गांव वालों को, रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने दफ्तर में काम करने वालों को चीजों को हमने बताया कि समाधान ये है। हमारा समाधान था कि हमें अपने अच्छे अर्थों वाले नाम रखने चाहिए थे, नाम बदलने चाहिए थे। बाबा साहब ने इशारा किया, ये हम नामों को नहीं बदल पाए। हमको वो पेशे छोड़ने चाहिए थे जिन पेशों के आधार पर अपमान ही अपमान होता है और पैसा भी कम मिलता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, आप भी बैठ सकते, कि हर 5 दिन में एक स्वच्छकार समाज का व्यक्ति गटर के अंदर सफाई करते हुए जान दे देता है। कानून बना हुआ है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूरी में नशे का शिकार होकर के, कमजोरी का शिकार होकर, गरीबी का शिकार होकर उसको वो काम करना पड़ता है। जो काम कराने वाला है उसे पता ही नहीं कानून क्या है और वो जेल भी नहीं जा पाता। उसकी जान बचाने के लिए किसको काम करना था? ये काम जो जाति से जुड़े हुए हैं, इन कामों को छोड़ने में पढ़े लिखे लोगों को मदद करनी चाहिए थी, उनको समझाना चाहिए था। आपका बच्चा एक बार नहीं मानता, आप 10 बार समझाते हैं। ऐसे ही वो लोग जिनको आप जाति उपजाति के आधार पर अलग समझते हैं, आपके साथी वो हैं जिनकी हिस्सेदारी इस देश के अंदर कम है। एक लाइन का पैरामीटर है, पैमाना है। जिसकी हिस्सेदारी इस देश के संसाधनों में, नौकरी में, सेना में, सचिवालय में, अस्पतालों में, दफ्तरों में कम है, निजी क्षेत्र की फैक्ट्रियों में कम है, टॉप टू बॉटम, वो सब आपके अपने हैं। जाति और उपजाति के आधार पर अगर बंटने लगोगे तो कभी जाति खत्म नहीं होगी। जाति गर्व करने की चीज नहीं है। जाति पर गर्व करेगा तो वो करेगा जिसको लाभ हो रहा है, जिसको नुकसान हो रहा है वो जाति के ऊपर सेना क्यों बना रहा है? वो जाति के ऊपर संगठन उपजाति के ऊपर क्यों बना रहा है? और बनाओगे तो कितने बनाओगे? अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? देश के अंदर करीब 1108 के आसपास है और अकेले चमार के अंदर 112 है। कितनी सेना बनाओगे? कितनी जगह बटोगे?
बहुत से लोग कहते हैं तो कटोगे तो बटोगे, हम कहते हैं भैया बटोगे तो पिटोगे। आपकी जो एकता है उसका आधार सिर्फ एक है जिस पर आप आगे चल सकते हैं, वो हिस्सेदारी की कमी जिसकी भी है, SC ST OBC माइनॉरिटीज, महिलाएं, और किसी की भी हिस्सेदारी कम हो तो साथ आए। ये चीज हमें हमारे गांव के लोगों को बतानी होगी। साल में करीब कितने संडे पड़ते होंगे? 50 के आसपास पड़ते हैं। 48 तो होते ही होंगे, 12 चौक 48, 52 में से 4-5 संडे छुट्टी लेकर जाइए। एक संडे को अपने गांव जाओ, एक संडे को अपनी ननिहाल जाओ, उनका भी योगदान है आपके निर्माण में। एक संडे को अपने बहन के यहाँ चले जाना, एक संडे को बुआ के यहाँ चले जाना, रिश्तेदारी भी निभेगी, हो सकता है कहीं से विदाई भी मिल जाए, और वहां समझा करके आना क्या है अम्बेडकरवाद, समझा के आना कि तुम्हें अंधविश्वास छोड़ दें। अंधविश्वासों से तुम्हारा कुछ नहीं बना। तुम्हारी जो गरीबी है वो इस बात की सजा है कि तुमने अंधविश्वास माने। मेहनत आपको करनी पड़ेगी गांव गांव जाकर के, कम से कम अपने गांव जाओ। जन्म से लेकर मरते दम तक किसी भी अंधविश्वास वाले संस्कार को मत अपनाओ। बुद्ध का रास्ता आपको दिखाया बाबा साहब ने। बच्चे भी हमारे IAS अफसर हैं, डर की वजह से नहीं, अंधविश्वास छोड़ करके और पंचशील अपनाकर हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, अपने गांव में यहाँ 10-5 गांव के लोग आए होंगे, अपने गांव में एक सर्वे करके देख लेना। उस सर्वे में देखना कि उसी व्यक्ति का और उसी परिवार का, उसी सामाजिक समूह का विकास हुआ होगा, तरक्की हुई होगी, जिसने जाने अनजाने में पंचशील को अपना लिया होगा। उसने भले ही पाढ़ा थी पाता पूरा वो ना पढ़ा हो, लेकिन जिसने नशा छोड़ दिया होगा, मुकदमेबाजी छोड़ दी होगी, हिंसा छोड़ दी होगी, जहां घर के लोग बाग झूठ कम बोलते होंगे, व्यभिचार नहीं करते होंगे, ऐसे घरों की तरक्की होती रही। और जिन लोगों ने तरक्की के बाद पंचशील को छोड़ दिया, वो फिर वापस आ गए, वहीं दुर्गति हो गई उनकी और फिर वापस आ गए। ये देखा होगा, इसमें कोई बहुत बड़े आर्गुमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको पढ़ने लिखने के बाद हर आर्थिक क्षेत्र में जाना पड़ेगा। स्त्री पुरुष सबको बताइए कि सबको नौकरी करनी है। अगर आपका बेटा समझता है कि साहब बहू सिर्फ खाना बनाने के लिए आई है, खाना बनाने को किसी और को रोजगार दे देना भाई। अगर आपकी बेटी या बहू कलेक्टर बन सकती है, कप्तान बन सकती है, सरकारी गैर सरकारी नौकरी कर सकती है, तो उसे करने दीजिए। सबसे बड़ा लाभ किसको होगा नौकरी का? अगर बहू बेटी नौकरी करती है, बुजुर्गों को। और ये बुजुर्ग उन्हें नौकरी नहीं करने देते, पढ़ने नहीं देते। क्या कहेंगे? हमारी नाक कट जाएगी। जब हमारी माँ पहली बार स्कूल गई थी तो हमारे नाना के खिलाफ पंचायत बैठी और सब लोगों ने एक निर्णय लिया। रोशन नाम था हमारे, उनका आंखों से कुछ दिखता नहीं था, बुजुर्ग हो गए थे, उनका बायकाट कर दिया। सारे जो बिरादरी के लोग बाग थे, उन्होंने बधाई रोशन तेने लड़की स्कूल भेज दी, अपनी बिरादरी की नाक कटा दी। ये गुस्सा उन्हें तब कभी नहीं आया जब अगल बगल के कोई दूसरी बिरादरी के दबंग लोग पीट जाते थे, तब कोई पंचायत नहीं होती थी। लेकिन स्कूल गए, गलती उनकी नहीं थी, उनको ये करना सिखाया गया था। उनको ये करना सुबह दोपहर शाम बार बार सिखाया गया था कि अगर लड़की पड़ गई तो वो चरित्रहीन हो जाएगी। और चरित्रहीन तो आदमी और औरत एक साथ ही तो होंगे या अलग अलग होंगे? तो निश्चित रूप से आपको ये ध्यान रखना होगा। आर्थिक क्षेत्र में सभी जगह जाइए, स्त्री पुरुष दोनों को नौकरी करने दीजिए। अपने
जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, बहुत से बच्चे होंगे सोचते हैं नाम के लिए किसी तरह ज्यादा अच्छे नंबर आ जाए, किसी लड़की ने होम साइंस ले ली, किसी लड़की ने ऐसा ऐसा विषय ले लिया जिसका कोई यूज नहीं है। अच्छे विषय पढ़ो, बाबा साहब से कुछ सीखना चाहते हो तो सोच लो बाबा साहब अच्छे कपड़े ना पहनते, स्वच्छ ना रहते, इतना अच्छा स्टेचू बनता उनका, और वो अंग्रेजी ना जानते तो क्या संविधान लिख पाते? वो भी तो भाई आपकी तरह ही बहुत, जो आप आज रह रहे हो, अगर आज आपने बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ाई, ये समझ लो आपका जीवन, अगर आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ाई बच्चों को तो उनका जीवन 33% मरे हुए के समान है। क्यों डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूं? और अगर इंटरनेट से दूर कर दिया, हालांकि बिल गेट्स तो कहते हैं कि 100% बेकार है, जो इंटरनेट से दूर है वो वैसे ही जीवित नहीं है, तो 33% मैं मान चलता हूं ये और बेकार, 66% हो गया। अगर आपने बेटियों और बहुओं को ड्राइविंग स्किल नहीं सिखाई, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना नहीं सिखाया, हवाई जहाज तो सब घरों में होते नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 पहिया तो है, किसी के यहाँ साइकिल है, किसी के यहाँ मोटरसाइकिल है, नहीं सिखाया तो वो 33% उनका जीवन और बेकार हो गया। अब बचा 1%, वो रोने के लिए ही है बस, वो किसी की मदद तो कर नहीं पाता। स्टेम एजुकेशन का जमाना है, इसका मतलब यह हुआ कि आपको साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी और कानून की पढ़ाई अपने बच्चों को सिखानी है। और सब सब्जेक्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो खुद हिस्ट्री का आदमी हूं, लेकिन साइंस में मेरा विश्वास ज्यादा है। हिस्ट्री भी पढ़ लेना, साइकोलॉजी भी पढ़ लेना, हर विषय पढ़ लेना, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं इस समय स्टूडेंट लाइफ में, वो ऐसे विषय चुनो जो अच्छे विषय हैं, उन्हीं की तरफ चलो। विवाह केंद्रित समाज बना हुआ है हमारा, सिर्फ यही सोचता है कि विवाह हमारा, हमारी बच्ची का किसी तरह हो जाए और हमारा जीवन धन्य हो जाए। इस समाज को हमें विकास केंद्रित समाज बनाना है। विकास केंद्रित समाज और व्यक्तित्व विकास केंद्रित समाज। जब आप बच्चियों के व्यक्तित्व का विकास कर देंगे तो उनकी शादी के लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, किसी के पैर नहीं पकड़ने पड़ेंगे। दुनिया भर में हो सकता है घर बैठे बैठे रिश्ते आए। पढ़ लिख कर जब काबिल हो जाती हैं बच्चियां तो उनके रिश्ते घर बैठे हुए आते हैं। कुछ ट्राइब्स में तो उल्टा पैसा ले भी लेते हैं, जहां पर लड़कियां अच्छी तरह से कमाती हैं वहां उल्टा भी होता है। ये स्थिति यहां भी होने वाली, और जब होगी तो मैं समझूंगा कि बहुत अच्छा हुआ। तो विकास केंद्रित समाज बनाना, विवाह केंद्रित समाज मत बनाओ। मिलते जुलते विवाह के बारे में सवाल मत पूछो, ये पूछो कि बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, कहां नौकरी कर रहे हैं, क्या एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी तो कम पढ़े लिखे को आपको बताना होगा क्या पढ़ना है। हमारे एक रिश्तेदार थे IAS अधिकारी, वो अपने रिश्तेदारी में जब मिलने आए तो भूतों की कहानियां सुना रहे थे, बहुत सीनियर पद पर थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर आप इतने सीनियर IAS अधिकारी हैं, इनको बच्चों को बताइए कि तुम्हें भी IAS बनना है, ये कहाँ कोचिंग करें, कौन से सब्जेक्ट पढ़ें, कुछ इन्हें प्रेरित कीजिए। ये जो भूतों वाला मनोरंजन है ये तो यहाँ इस देश में बहुत होता चला है। भूतों की कहानियां, परियों की कहानियां, इनसे काम नहीं चलने वाला। इन्हें कहानी सुनानी है तो आइंस्टीन की कहानी सुनाओ, मैकाले की कहानी सुनाओ, बाबा साहब की कहानी सुनाओ, गौतम बुद्ध की सुनाओ, उन क्रांतिकारियों की सुनाओ। एक लाइन भी सुना दोगे तो इनका जीवन बदल जाएगा। एक क्रांतिकारी थे चे गुवेरा, उनके बारे में पढ़ा बहुत है, लेकिन मुझे एक लाइन याद है कि आप अगर इंसान हैं, अन्याय कहीं भी हो दुनिया के अंदर, किसी भी जगह हो, उससे आपका दिल हिल जाना चाहिए कि इस अन्याय को मैं खत्म करूं। तब आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी धार्मिक काबिलियत, आपका जीवन अर्थपूर्ण बनेगा। नई नई चीजों को अपनाइए और
अपना समय, अपना संसाधन, अपनी ऊर्जा को सही तरफ लगाइए, अर्थपूर्ण बनाइए अपने जीवन को। अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए। गांव गांव में देखा होगा आपने, कभी पूरे मोहल्ले पर अटैक होते हैं, कभी अकेला पा लिया अपनी गली में तो उसकी मोब लिंचिंग कर देंगे। अटैक करने वाला ये जानता है कि सामने वाला कमजोर है, और अगर ये मालूम पड़ जाए कि सामने वाले को कानून मालूम है, आत्मरक्षा का जो भारतीय न्याय संहिता है, पहले तो आईपीसी थी, भारतीय न्यायिक संहिता के जो धारा है, सेक्शन है 34 से, आप लोगों ने और हम लोगों ने जो पढ़ी है वो 96 से 106 तक पढ़ी है। अब वो बीएनएस की धारा 34 से 44 तक हो गई है। उसमें आपको अपने आप को बचाने का, अपनी संपत्ति को बचाने का, अपने परिवार को बचाने का पूरा अधिकार है कि हमला करने वाले पर आप भी हमला कर सकते हैं, और आवश्यकता पड़े तो इसको लिख करके अपनी गली में टांग लो, अपने घरों के अंदर लिख लो, अपने बच्चों को रटवा दो कि आत्मरक्षा का अधिकार आपको है। और जब यह मालूम पड़ जाएगा दबंग लोगों को, पड़ोसियों को, कि आत्मरक्षा के अधिकार की जानकारी इनको है, ऐसा ना हो हम तमंचा लेके आए और ये ईंट मार के भाग जाए तो हमारा तमंचा फेल हो जाएगा, एक खौफ पैदा होता है। और वो डर दूसरे को भी चौकन्ना कर देता है, रोकता है उसे कि नहीं तुम ये मत करो। आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में इसको भी मालूम है। रोजमर्रा की आपकी जो जीवनचर्या है उसको बदलो। स्वच्छता को जितना अपने जीवन में लाओगे उतना आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा। और मैं तो साफ साफ कहता हूं कि अत्याचार का खत्म करने का एक ही तरीका बचा है कि 1 घंटा रोज बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं घरों में एक बेंच ले लो और बाइसेप ट्राइसेप बना करो 1 घंटा। अंधविश्वास छोड़ दो, पंचशील अपना लो, पे बैक टू फैमिली और पे बैक टू सोसाइटी करो, जुड़ो, तभी अत्याचार कम होंगे। बहुत से लोग हैं कि नहीं साहब अत्याचार तब कम होंगे जब हम भी किसी को मारेंगे, उससे अत्याचार कम नहीं होंगे। होगा क्या, आप जेल चले जाओगे, आपके खिलाफ मुकदमा ज्यादा जल्दी लिखा जाएगा। हम जेल भिजवाने का काम नहीं करते, हम तो इनको भी समझाते हैं जो लोगों ने बिरादरी के नाम पर सेना बना रखी है, बहुत से लोगों को मुलजिम बनवा दिया, जेल जा रहे हैं, मैं समझाता हूं उनको भी। बदले की भावना से हमारे कोई भी आइकॉन, कोई भी हमारे महापुरुष नहीं जीते। हमारे महापुरुष चाहे बुद्ध हो, चाहे ज्योतिबा फुले हो, कबीर, रैदास जी हो, सबने क्रांति की और बदलाव किया जिसको देश भूल नहीं पाया है। दिक्कत यह हुई कि हम चल नहीं पाए उनके रास्ते पर, उनकी गलती नहीं थी। सावित्रीबाई फुले ने कितनी सारी महिलाओं को आज पढ़ा लिखा दिया अपने उस स्कूल में। उस समय तो बहुत कम लड़कियां होंगी, लेकिन उनका जो रफ्तार चली है और सिद्ध किया है कि लड़कियां पढ़ सकती हैं, लड़कियों को स्कूल जाने दिया जा सकता है, लड़कियां बदलाव कर सकती हैं। चाहे राष्ट्रपति बनी हो, चाहे प्रधानमंत्री बनी हो, मुख्यमंत्री बनी हो, सावित्रीबाई फुले की वो कर्जदार है, बाबा साहब की ऋणी है। तो ये चीज हम कोई ईंट पत्थर मार करके सफल नहीं हो सकता। टिट फॉर टैट, रंजिश हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति किताब की संस्कृति है। हमारी संस्कृति एकता की, अहिंसा की संस्कृति है। हाँ, सुरक्षा के लिए प्रज्ञा को अपनाना पड़ेगा। कोई दुष्ट आदमी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, एफआईआर भी करनी पड़ेगी। हम उसी से जीत सकते हैं। परिवार को संतुलित रखो। वो जमाना चला गया जब ये था कि साहब लड़का पैदा करना है और 10-10 क्या 18-18 एक्सपेरिमेंट किए बच्चों ने। हमारे एक रिश्तेदार थे, उनके 18 लड़कियां हुई, 2 शादी की उन्होंने, लेकिन वो जीत नहीं पाए अपने अभियान में। अगर 1-2 बच्चों को ही ठीक से पढ़ाते लिखाते, अच्छा बना देते, तो निश्चित रूप से वो उतना जल्दी नहीं मरते जितनी जल्दी मर गए वो। आप अपने लिए संतुलित परिवार बनाइए जिसको आप पाल सकें, और ऐसा कोई भी संस्कार या पर्व उस पर पैसा खर्च मत करिए जो आपको कमजोर करते हैं। हमें चरण छूने वाली फौज नहीं चाहिए।
हमको आसमान छूने वाले युवा चाहिए। आसमान छूओगे, ऊंचाई की तरफ जाओगे, उससे प्रेरणा लोगे, प्रगति करोगे, तो निश्चित रूप से आपका नाम भी होगा, जीवन भी अर्थपूर्ण बनेगा, परिवार भी गर्व करेगा, समाज भी गर्व करेगा, देश भी गर्व करेगा। कल्पना चावला पर पूरी दुनिया गर्व करती है, भले ही मर गई हो, उसने आसमान छुआ। और जो लोग पढ़ लिख गए, डॉक्टर, मास्टर, वकील बन गए, रोज हवाई यात्राएं कर रहे हैं, आसमान छू रहे हैं, वो किसी अंधविश्वास की वजह से नहीं कर रहे। उन्होंने मेहनत की, अच्छाई के रास्ते पर चले और त्याग किया। वो पैर छूने से या किसी पूजा ग्रह के जाने से, किसी आशीर्वाद लेने से, कोई ताबीज बांधने से उनको तरक्की नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो हमारे देश के लोग पूरी दुनिया पर राज कर रहे होते। ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों पढ़ाई जाती है हमें? ये तो इंग्लैंड वालों को पढ़ाई जाती, वेस्ट इंडिया कंपनी, कि भारत के लोग आए और यहाँ इतना दिन राज कर गए। सिर्फ जाति व्यवस्था की रही, जिसको इस देश के लोग छोड़ना नहीं चाहते। और कम से कम वो लोग तो छोड़ दें जो उसके पीड़ित हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी छोड़े। हमारे लोग अंतर्विवाहों का समर्थन नहीं करेंगे, आपस में खान पान नहीं करेंगे, दहेज प्रथा जल्दी सीख लेंगे, शराब पीना जल्दी सीख लेंगे। गलत काम सीखना आसान होता है। और अगर कभी देखा जाए तो उन्होंने सशक्तिकरण का कोई काम नहीं किया। जितनी स्वाभिमान की जरूरत है, आप कितने जिलों में कप्तान रहे, कितने डीएम बने, कितने चीफ सेक्रेटरी, कितना प्रमोशन, इससे मतलब नहीं है। बाबा साहब ने एक पैमाना दिया है श्रेष्ठ व्यक्ति का भी, जिसके अंदर बौद्धिकता हो, जिसके अंदर गंभीरता हो, और उसको अगर और ऊपर बढ़ना है, महान बनना है, तो उसको समाज के चरित्र पर स्थायी निशान छोड़ना चाहिए कि समाज के चरित्र को मैं बदलूंगा, एक निशान तो रखूंगा, कम से कम मेरा योगदान नेगेटिव तो नहीं रहेगा। मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो हमारे पढ़े लिखे लोग आगे आए, नेतृत्व संभालें। नेतृत्व सिर्फ एमएलए एमपी नहीं करते। जो पढ़ लिख गया, इनकम टैक्स पेयर है, किसी भी नौकरी में, सरकारी गैर सरकारी में, 4-6 लोग उसकी बात मानते हैं, उनको गांव गांव जाओ करके इन बिंदुओं पर काम करना होगा। हम साहित्य भी बंटवा देंगे लोगों को, बहुत छोटा छोटा साहित्य भी हम लोगों ने तैयार करवाया है कि आप पहचानना सीखो। जो संविधान का दुश्मन है वो आपका विरोधी है, इतना तो याद रहेगा, सब भूल जाना। हर जगह, चाहे बाजार हो, चाहे बूथ हो, चाहे जन्मदिन मन रहा है, चाहे जयंती मन रही है, जो संविधान का दुश्मन है वो आपका समर्थक ना था, ना है, ना होगा। क्योंकि इस संविधान से नुकसान क्या है किसी को? संविधान से नुकसान उसी को है जिसको जाति से फायदा था, जिसको दबंगई से फायदा है, जिसके अत्याचार के बाद उसके खिलाफ एफआईआर नहीं होती थी, जो अपनी मां बहन बेटी को मारता रहे, सती कर दे, तब भी एफआईआर नहीं होती थी। तो उसको नुकसान है, वो नहीं चाहता कि संविधान रहे। उसको अपना पुराना संविधान चाहिए जिसमें उसकी जो जाति के कॉकस है, पूजा करने वालों का, दबंगई दिखाने वालों का, अमीरों का, पैसे वालों का जो कॉकस बना हुआ था, वो कॉकस बना रहे, उन्हीं को सारे लाभ मिलते रहे। तो वो आपके कभी सगे नहीं हो सकते। मित्रता का भी परिचय इसी से होगा। साफ साफ है कि जो संविधान में विश्वास करता है, पंचशील में विश्वास करता है, वो आपका सही मित्र है। जो पंचशील में विश्वास नहीं करता, जो संविधान में विश्वास नहीं करता, वो मित्र नहीं हो सकता। आपको बदलने होंगे अपने नाम। अगर आपके नामों से अंधविश्वासों की, चमत्कारों की, पुरानी कथाओं की, अनैतिहासिकता की बू आती है तो उन्हें बदलो। उससे आपका नाम अंबेडकरवादियों में नहीं लिखा जाएगा, विज्ञानवादियों में, संविधानवादियों में नहीं लिखा जाएगा। और उसे बदलने के लिए कोई संसद का कानून नहीं चाहिए।
उसे बदलना तो आपकी मर्जी, आधे घंटे में बदल दो। जाति सूचक मत रखना, उपनाम भी बदलो, अपने आइकॉन्स बदलो। आइकॉन कौन से हो? जो ऐतिहासिक हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्हें सिद्ध किया जा सकता है, जिनके विचार समता मूलक समाज बनाने के। वो आइकॉन आपको नहीं चाहिए। वो कहीं भी पैदा हुए हो, चाहे आपके पिताजी हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, जो आपको अंधविश्वास सिखाए, वर्ण व्यवस्था सिखाए, गरीबी सिखाए, वो आपका नहीं है। जो एक आदर्श समाज बनाने की बात करे, अंबेडकरवादी समाज बनाने की बात करे, जहां पर हमारा भी वो स्थान हो और जो हमारा विरोध करते हैं उनका भी बराबर स्थान हो, इसमें धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मुझे चलना भी है।